जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए आज बात करते हैं पूर्व सैनिकों को मिलने वाली कुछ सुख सुविधाएं, जैसे पेंशन, अन्य सुख सुविधाएं जो सरकार देती है, जो इस देश का संविधान के तहत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा जवान अक्सर सैनिक यानी कि जवान से जेसीओ तक, यानी सिपाही से जेसीओ तक 17 से 30 साल के बीच रिटायर हो जाते हैं। इसलिए जब रिटायर हो जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां मोस्टली पीक पॉइंट पर होती हैं, यानी कि किसी बच्चे का ब्याह हो रहा होगा, हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, तब तक वो सेना से रिटायर हो जाते हैं। यानी कि अगर एज लिमिट देखी जाए तो 35 से 50 साल के बीच रिटायर होते हैं। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की डीजीआर पॉलिसी कहिए या फिर राज्य सरकारें भी सैनिकों के सम्मान के लिए, उनका जीवन स्तर कुछ बेहतर हो, परिवार का पालन पोषण कुछ बेहतर हो, उसके लिए कुछ विशेष रियायतें और छूट और कुछ पॉलिसियां अपने राज्यों में बनाती हैं। इसी प्रकार से अगर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और पहले से यूपी में पॉलिसी बनी हुई है साफ सपाट क्लियर। उसके अलावा कई अन्य राज्यों में सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिक जब रिटायर आए तो उनके लिए क्या क्या, किन किन विभागों में नौकरियां दी जाए, किन किन विभागों में उनको क्या सुविधा दी जाए, अन्य प्रॉपर्टी या अन्य चीजें कि वो खरीद करें तो उस पर किस प्रकार से छूट दी जाए। इसी प्रकार का एक पेपर मेरे हाथ में है कि 20 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर पूर्व सैनिकों और दिव्यांग जनों को 100% छूट थी पहले से। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो उसे और भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। ये एक अखबार की कटिंग है, लेकिन ये चीज एक पूर्व सैनिक होने के नाते हमें पहले से पता थी कि हम लोग अपने उत्तराखंड में कहते थे कि जिस प्रकार से यूपी में 250 गज जमीन पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाता है सैनिक से, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी होना चाहिए। उस पर अभी बात करता हूं, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है कि पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों। जी हाँ, दिव्यांगजनों पर याद आया, दिव्यांगजनों को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए और उनको सुख सुविधा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड की एक बात याद दिलाता हूं मैं आपको, वैसे कोई विशेष पॉलिसी यहाँ पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है, जिसको मैं अभी आगे वीडियोज में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिकों को 8% ग्रैंड डीलर के लिए आरक्षण था, यानी कि राशन की दुकान चलाने के लिए। अब राशन की दुकानों को चलाने के लिए 2014 में माननीय हरीश रावत जी की जो सरकार रही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के 8% के आगे एक हल्की लकीर खींचकर पूर्व सैनिक और दिव्यांग करके उस कोटे को विभाजित कर दिया। हमें दिव्यांगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको 8 क्या आप 50% दीजिए, लेकिन हमारे हिस्से से क्यों? तो तब से वो जो हमारे लिए पूर्व सैनिकों के लिए 8% आरक्षण ग्रैंड डीलर का था, तो वो भी घुस गया। आरटीआई की रिपोर्ट और लोक सेवा आयोग से पूछे गए प्रश्न के हवाले से मैं इसे और भी क्लियर कर दूंगा। तो जो उत्तराखंड के लिए हम लोगों ने यानी गौरव सेनानियों ने जो 16 सूत्री मांग रखी थी, जिसे 2 साल पहले रखा गया था, उसके कुछ मुख्य बिंदु के हाइलाइट्स पहले वीडियोज में देखेंगे ताकि आगे की पिक्चर आपके समझ में और ठीक से आ जाए। यदि किसी को ये खाली कोरी बकवास लग रही है या केवल वीडियोज बनाने का एक तरीका लग रहा है, तो वो यहाँ पर से वीडियो देखना छोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन जो जानना चाहते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए एक राज्य स्तर पर क्या क्या सुख सुविधाएं होना चाहिए, तो वीडियो में आगे जरूर बने रहे। गौरव सेनानी एसोसिएशन पिछले 6 महीने से अपने 16 सूत्री मांगे जो मुख्यमंत्री जी को देना चाहते थे समस्त उत्तराखंड सैनिकों के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उन मांगों के लिए अंततः पहले उन्होंने अपना प्रतिनिधि के थ्रू बोला था कि बातचीत करने का मौका देंगे, अंततः मौका दिया। तो उस संबंध में आज मिलकर आ रहे हैं प्रतिनिधि हमारे मुख्यमंत्री आवास से। तो सबसे पहले अध्यक्ष महावीर राणा जी बताएंगे कि क्या कुछ प्रोग्रेस हुई
और उस संदर्भ में उनके विचार सुने। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी और उनको हमने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों एवं आश्रित परिवारों के हितों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख 16 सूत्री मांग रखी है, 16 बिंदुओं पर उनसे चर्चा की है। हमारे उत्तराखंड राज्य को एक सैनिक बहुल्य राज्य माना जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये कहते हैं कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं, मेरा सेना में जाने की इच्छा थी लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो हमें यही लगता था कि मुख्यमंत्री जी हम सैनिकों की समस्याओं को समझेंगे और इसी से रिलेटेड हमने 16 बिंदु दिए। उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम जब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा इन प्रदेशों में देखते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक, कोई जज है, कोई एसपी है, कोई एसडीएम है, कोई एसडीओ है, लेकिन उत्तराखंड में जब हम विभागों में जाते हैं तो हमारे को पूर्व सैनिक गार्ड से ऊपर की नौकरी करता हुआ नहीं मिलता है। हमने देखा पूरे भारतवर्ष में जो हमारा पूर्व सैनिक का प्रतिशत मात्रा है वो हिमाचल नंबर 1 पे है, उत्तराखंड नंबर 2 पे है, पंजाब नंबर 3 पे है। लेकिन आरक्षण देने में जब देखते हैं, हिमाचल तो 15% आरक्षण देता है पूर्व सैनिकों को, पंजाब 13% देता है, चंडीगढ़ 13% देता है, कर्नाटक 10% देता है, राजस्थान 15% देता है, लेकिन उत्तराखंड निचले 5 पायदानों में है और मात्र 5% का आरक्षण देता है, जिसके कारण हमारे पूर्व सैनिक उच्च पदों पर नहीं मिल पा रहे हैं हमको। उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है जो अगर कोई पूर्व सैनिक का पद खाली रह जाता है तो हमारे यहाँ उसको सिविलियंस को दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी उसको बैकलॉग में डालती है। हम जब लोक सेवा आयोग की उप सचिव पुनीता वाजपेयी मैडम से मिले और हमने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनके द्वारा बताया गया कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है यहाँ पे पूर्व सैनिकों के पदों के लिए कोई अलग से नियम नहीं बने गए हैं। इस कारण अगर पूर्व सैनिक का कोई पद खाली रह जाता है तो हम उसको सिविलियंस को देते हैं। अब उत्तराखंड में ये पूर्व सैनिक 36 आरक्षण के अंदर आता है। 36 आरक्षण में इनके अलावा महिला आती है, विकलांग आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी आते हैं और अनाथ आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक नियम ऐसा पारित किया गया कि अगर कोई पूर्व सैनिक उच्च पद के लिए दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसको यहाँ पे पूर्व सैनिक का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, जबकि 36 आरक्षण प्राप्त करने वाले ही महिला और बाकी जो है उनको मिलता है। हमने देखा उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा हुई जिसमें 6 पद निकले। एक डिप्टी कलेक्टर का था, एक पुलिस उपाधीक्षक का था, एक बाल विकास परियोजना अधिकारी का था, एक खंड विकास अधिकारी का था, एक उप निबंधक का था, एक वित्त अधिकारी का था, जिसमें टोटल 488 पूर्व सैनिकों ने परीक्षा दी। लेकिन जब परिणाम आए तो उसमें केवल एक पूर्व सैनिक को उत्तीर्ण किया गया, बाकी की 5 सीटें सिविलियंस को दे दी गई। हमने फिर आरटीआई लगाई तो हमें मालूम पड़ा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जो सैनिक बहुल्य राज्य है, यहाँ पे पूर्व सैनिक के अनुभव को कोई मान्यता नहीं दी जाती है और यहाँ पे जिस प्रकार के अंक एक 21 साल के नौजवान को लाने होते हैं, उसी प्रकार के अंक पूर्व सैनिक को लाने होते हैं। उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पे अगर कोई सैनिक शारीरिक परीक्षा देता है, सपोज वन रक्षक की निकल रही है, पुलिस के एसआई की निकल रही है, आपके बंदी रक्षक की निकल रही है, वन दरोगा की निकल रही है, वहां पे वो पूर्व सैनिक एक 21 साल के बच्चे की तरह ही उसको परीक्षा देनी पड़ती है शारीरिक। लेकिन अगर हम दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इनकी जब भर्ती केंद्र सरकार निकालती है तो वहां पे आयु के हिसाब से उनका शारीरिक परीक्षा ली जाती है। जब पूर्व सैनिक अगर इस तरीके की कोई परीक्षा देता है शारीरिक परीक्षा, तो उसमें जैसे केंद्र सरकार 30 साल तक के लोगों के लिए एक, 30 से 40 के लिए अलग और 40 से ऊपर वालों के लिए अलग दक्षता रखती है। हमारा कहना यह है उत्तराखंड में भी शारीरिक परीक्षा लेते हुए इनका ध्यान रखा है। हमारे उत्तराखंड का कोई पूर्व सैनिक सपोज कोई सूबेदार के पद से रिटायर होके आया 4800 की ग्रेड पे और उत्तराखंड में वो एक कलर की 2400 की ग्रेड पे की नौकरी पाता है। अब उत्तराखंड में क्या होता है, उसको 2400 की ग्रेड पे रख लिया जाता है, जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश जाएं तो वहां पे उसके 4800 के ग्रेड पे को प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब अगर उसको सूबेदार के पद की जो वेतनमान मिल रहा था, भले ही वो वहां पे कलर की पद पे जाए, उसको जो पे है वो सूबेदार की मिलती है। इसी प्रकार हिमाचल में क्या किया जाता है, हिमाचल में उसको जिस समय उसने उस योग्यता को हासिल किया, सपोज इंटर उसने
95 में की और 2015 में उसको नौकरी लगी तो उसको 20 साल का इंक्रीमेंट दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया था। एक रेफरेंस आपने देखा कि उत्तराखंड में भी पूर्व सैनिकों के लिए इस 16 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार क्या क्या मिलना चाहिए, और लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट क्या है कि कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो इसमें 16वां पॉइंट जो है कि 1-1 टीए जो कि गढ़वाल राइफल का हिस्सा है वो कलकत्ता में है, और कलकत्ता इको टीए 121 में कलकत्ता के लोग ही भर्ती होते हैं। तो हमारा यह विचार था कि ये यहाँ देहरादून में जैसे 127 टीए गढ़ी में है, इसी प्रकार इसी उत्तराखंड के किसी क्षेत्र में आए जैसे क्षेत्रीय लोग भर्ती हों। हालांकि वो इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि पहले जब इतिहास बना था सेना का तो बंगाल इन्फेंट्री के हिस्से में 39 गोरखा राइफल, जिससे बाद में मिलकर गढ़वाल राइफल बनी। शायद ये हिस्ट्री का एक हिस्सा है, इसलिए 1-1 टीए में अब भी बंगाली लोग भर्ती होते हैं, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड सेंटर लैंसडाउन ही है। यदि वो यहाँ होते तो अपने लोग भर्ती होते, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है। अब पॉइंटों को मैं दोबारा नहीं दोहरा रहा हूं, आपने वीडियो क्लिप में देख लिया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आखिर इन मांगों को माना क्यों नहीं गया। तो देखिए उपाध्यक्ष गौरव सेनानी मनबर रौथाण जी इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। 16 सूत्री मांग की जो साहब आप बात कर रहे हैं, ये हमने 2 साल पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर्पज पर, जो कि हमारा जो पड़ोसी राज्य जो है हिमाचल है, वहां पे भी 15% क्या है सैनिक परिवार और उनके बच्चों जो भी है उनके लिए सबके आरक्षण है। उसी पर हमने जो है प्रदेश सरकार को भी दिया था, लेकिन आज 2 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी सरकार इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका सबसे मुख्य कारण कि हमारे जो गौरव सेनानी या उनके परिवार या वीर नारियां, इस सबसे एकजुटता का सबसे बड़ा कारण है कि हम एकजुट नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने अपना भी व्यू इस मोबाइल के माध्यम से, इस सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखना चाह रहा हूं कि क्या जब एकत्र हो, बहुत बड़ी रैली हो, भीड़ करें, जैसा होता है देश के लोकतंत्र में, एक तकिए कलाम बन गया कि खूब तोड़फोड़ हो, विद्रोह हो, आंदोलन हो, तब सरकार झुके, तब मांगे मानी जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या नैतिकता के आधार पर, जरूरत के आधार पर, अन्य पड़ोसी राज्यों को देखते हुए क्या उत्तराखंड में वो 16 मांगे जो सैनिकों ने रखी हैं, जिसमें पहली मांग यही है कि 15% आरक्षण हो, ABCD वर्ग में रिटर्न से लेकर फिजिकल तक छूट हो ताकि लोग निकल पाए, और उपनल में जैसे 80% सिविलियन है उनकी जगह धीरे धीरे रिप्लेस करके सैनिक या उनके आश्रितों को दी जाए, स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाए, यदि कोई जमीन ले रहे हैं तो पहले उसका क्लियरेंस राजस्व विभाग दे, क्योंकि राजस्व खर्च ले रहे हैं ताकि भूमि विवाद ना बढ़े। इस प्रकार से कंप्लीट 16 पॉइंट्स दिए गए थे आज से 2 साल पहले, जिसे अब तक नहीं माना गया। लेकिन क्या सीखा उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से, जो ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड मेरा मूल निवास है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई है। हाँ जी, वो सिर्फ आपके छोटे भाई नहीं है, वो सैनिक पुत्र भी हैं, ऐसा वो बार बार कहते हैं। और साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री भी खुद सैनिक रह चुके हैं। हालांकि 14 गढ़वाल में नौकरी उन्होंने केवल 5 साल की, पहला सैनिक का डेडिकेशन टर्नओवर 15 साल होता है, लेकिन यहाँ 3 बार से ऊपर सैनिक कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री वगैरह वगैरह काफी कुछ है। और सैनिक पुत्र होने के नाते धामी जी आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या विशेष रिबेट, ऐसी क्या विशेष छूट आपने पूर्व सैनिकों के लिए दी? किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं, जिससे पेंशन आने के बाद उनका अच्छा भरण पोषण हो सके परिवारों का। क्योंकि आप भी जानते हैं यदि सैनिक पुत्र हैं तो सैनिक की 60 साल नौकरी नहीं है, जैसे जवानों की 35 से 50 साल के बीच रिटायर हो रहे होते हैं। नौबत ऐसी आती है कि जब घर का खर्च पूरा नहीं होता है तो सैनिक यहीं नजदीक, मेरे घर के सामने टी बगान है, मैंने सैनिकों को वहां चौकीदार लगे हुए देखा है, सिक्योरिटी कंपनी में 12 घंटा नौकरी कर रहे हैं। कोई ATM के बाहर खड़ा है, 12 घंटा नौकरी के
केवल और केवल 12,000 मुश्किल से मिल रहे हैं। क्या सैनिक बहुल प्रदेश में पूर्व सैनिकों की, उनके परिवारों की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए? अगर ऐसा ही है तो मत कहिए कि मैं सैनिक पुत्र हूं, या सैनिक कल्याण मंत्री भी ये ना कहें कि मैं सैनिक कल्याण मंत्री हूं, क्योंकि सैनिकों के संदर्भ में जो रिटायरमेंट आने के बाद जो थोड़ी बहुत उन्हें चांस देने चाहिए थे और वरीयता देनी चाहिए थी, वो किसी भी साइड से नहीं मिली है। यदि मिलती तो ये उदाहरण अभी भी यूपी में पॉलिसी बनी हुई है, अन्य पड़ोसी राज्यों में पॉलिसी बनी हुई है। सामने का राज्य हिमाचल में 15% आरक्षण है, सैन्य बहुल प्रदेश वो भी है, उसके 4 लोकसभा सीटें वहां से आती है, 5 लोकसभा सीटें और 13 डिस्ट्रिक्ट यहां से हैं। 2 प्रकार के फोर्स है, गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट, उसके साथ अटैच्ड नागा रेजिमेंट और टीए और विभिन्न प्रकार के अदर आर्म्स एंड सर्विसेज में भी पहाड़ी लोग, हम उत्तराखंडी लोग सेना में सेवा देते हैं, जिससे हम लोगों का और सारे उनका यदि परिवारों का रिलेशन सब कुछ मिला दिया जाए तो वो होता है 70%। इसीलिए कहते हैं इसे सैनिक बहुल प्रदेश। तो केवल क्या ये वोट बैंक के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ताली बजाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए, जय जय बोलने के लिए, झंडे उठाने के लिए भी है ही है, या फिर इन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए? और आगे बात करूंगा, खुद पूर्व सैनिकों का हमारा जमीर कितना जगा हुआ है? क्या हम किसी पार्टी के सिर्फ झंडा डंडा ही बोके, या फिर हमारा जमीर जगना भी चाहिए? क्या हम सिर्फ बड़े खाने से खुश नहीं हो जाते हैं? क्या छोटी सी डिमांड पे कि किसी पोल पर लाइट लगा दी तो हम उतने में खुश नहीं हो जाते हैं? क्या हमारा भी जमीर जागा कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, कि सरकार के सामने हमें मांगना क्या चाहिए? ये हमारी भी अपनी कमी है। यूनिक होकर मांगा क्या जाए, पॉइंट सरकार के सामने रखे क्या जाए, जो आपको क्या लागू है क्या नहीं। कितनी बार कितने पूर्व सैनिक संगठनों ने इस प्रकार के प्रपोजल रखे हैं? यदि रखे हैं तो बताइए, और अमल क्यों नहीं हुआ? यदि हम लोगों ने रखा, मैं प्रवक्ता गौरव सेनानी केएस परिहार दोबारा कह रहा हूं, यदि हमने रखा तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? तो ये थे आज की वीडियो की मुख्य बातें, मुख्य मंथन जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता था। और इस संदर्भ में आप सभी पूर्व सैनिकों की, उनके रिलेटिव्स की, उनसे जुड़े लोगों की, सैनिकों के सम्मान करने वाले लोगों की, जन भावना की, सबसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्या उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों के रीसेटलमेंट के लिए ऐसी क्या पॉलिसी बनाई है जिससे कि उन्हें एटीएम के बाहर, गार्डनों में, किसी स्कूल के बाहर चौकीदार लगने की मजबूरी ना हो, उनका ग्रेड कम से कम मेंशन हो, उन्हें भी एक इज्जत की जिंदगी रिटायर होने के बाद जीने के मौके मिले ताकि वो अपने परिवार का डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि रिटायर जल्दी होते हैं, पहले भी कह चुका हूं। तो उस पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट्स और इतना वायरल करें कि सरकार के कानों में आवाज गूंजे और सोचने पर मजबूर हों, और कम से कम इन पॉइंट्स पर, इस कॉन्सेप्ट पर जरूर विचार हो। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।